हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग चलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन एनालिसिस में। देखिए, आपको क्यों डेली करंट अफेयर खुद से तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, आपको एक वीडियो देखना पड़ता है या किसी का हेल्प लेना पड़ता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहला तो आप सभी जानते हैं कि डेली करंट अफेयर यानी करंट अफेयर इतने सारे होते हैं कि पहला चीज़ आपको सर्च कर पाना कि कौन सा मेरे लिए उपयोगी है, कौन सा नहीं। ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, समय आपका खपत करता है। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका समय यहाँ पे बचता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण समय बचाने के चक्कर में आप न्यूज़पेपर वगैरह को सुपरफिशियल ऊपर से आप पढ़ते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आप गलत पढ़ लेते हैं या गलत समझ लेते हैं। उसका एक हम प्रूफ दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, पहला क्वेश्चन ये अगर आता है आज का कि पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। हो सकता है आपने कोई न्यूज़पेपर उठाया, जैसे मैंने एक न्यूज़पेपर का यहाँ पे देखिए लगाया है, वर्ल्ड वेटनरी डे एक्रॉस ऑब्जर्व कहाँ नागालैंड में किया गया। तो सभी जगह किया गया है, तो ये नागालैंड का न्यूज़पेपर है, तो वहाँ का है। मान लीजिए कि इसी तरह का आप कोई न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें क्या दिया हुआ है, नागालैंड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑब्जर्व। नागालैंड पूरे विश्व के साथ ही वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया कब, 27 अप्रैल को मनाया। मान लीजिए आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब आप कहीं नोट कर लिया अपने नोटबुक में कि 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। लेकिन यह फ्रेंड्स, आप उतना मेहनत करके नोट्स करेंगे, याद करेंगे, फिर भी यह गलत हो जाएगा। उसका क्यों प्रूफ हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उतना डीप आप नहीं पढ़ पाएंगे जितना आपका क्या है ना कि बहुत सारा सर्च करना है, बहुत सारा खोजना है, सब चीज़ को पढ़ना है, जीके जीएस वगैरह, मैथ्स वगैरह सब चीज़। तो आपके पास टाइम की कमी होती है। उसी चीज़ को हम लोग पूरा करते हैं, हेल्प करते हैं आपके लिए। हम एक किसी विषय पे शोध करते हैं और इसके बाद लाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, सही उत्तर इसका क्या है। एक्चुअली सही उत्तर देखिए, जब आप और किसी द क्वेंट न्यूज है, ये न्यूज़पेपर है, इसको आप यदि देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया तो 27 अप्रैल को इस बार मनाया गया है, तो सही है। लेकिन 27 अप्रैल को ही नहीं मनाया जाता है हर साल। क्या है, वर्ल्ड वेटनरी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे कब पड़ा, 27 अप्रैल को ही हुआ, इसलिए 27 अप्रैल को मनाया गया। तो इसमें डेट दे दिया है या इस न्यूज़पेपर में 27 अप्रैल को मनाया गया। आपने पढ़ लिया और 27 अप्रैल अपने नोटबुक में नोट कर लिया, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले साल हो सकता है कि लास्ट सैटरडे अप्रैल के किसी और दिन को पढ़े, तो हो गया ना मिस्टेक, इतना मेहनत करने के बाद भी। तो इसीलिए कहते हैं कि करेंट अफेयर हमेशा आप किसी का हेल्प लीजिए, कोई मैगजीन का हेल्प लीजिए, कोई यूट्यूब का हेल्प लीजिए, किसी का भी लीजिए। नहीं कहें कि मेरे चैनल का ही लीजिए, हाँ, लेकिन हेल्प जरूर लीजिए खुद से। उसको टाइम कंज्यूमिंग मत बनाइए, टाइम आपका बहुत सारा वो खपत करता है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग सीधे टॉपिक पे, ठीक है। देख लीजिए, ये दोनों आंसर हैं और दोनों ही अपने आप में सही है। लेकिन आपके लिए ये आंसर गलत हो जाएगा यदि अगले साल आपने आज ही याद कर लिया है 27 अप्रैल और अगले साल पूछ दिया गया। तो अगले साल हो सकता है हाल ही में कब वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया गया, तो हो सकता है उस टाइम में 26 अप्रैल आ जाए, 29 अप्रैल का पड़ जाए लास्ट शनिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 1984 से 2023 तक हिमालयी तालाबों में कितने प्रतिशत का विस्तार देखा गया है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, क्योटो प्रोटोकॉल है, उसमें कितने ग्रीन हाउस गैस का नाम लिस्ट किया गया है, ठीक है। टोटल 7 है। कौन कौन से हैं आप बताइएगा, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कमेंट बॉक्स में देखिएगा, गूगल कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें, ठीक है। तो ग्रीन हाउस यानी कि हमारे यहाँ जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण हिमालय जो है, हिमालय का बर्फ़ वो पिघल रहे हैं, तो उससे कुछ पानी ज़्यादा बढ़ रहा है आसपास के एरिया में, और कुछ बर्फ़ पिघल के बड़े बड़े टुकड़ा, बर्फ़ का ही टुकड़ा पिघल के नीचे आ जा रहे हैं तालाब में। तो इसलिए कई तरह के तालाब भी बनते हैं उससे। तो हिमालयी तालाब में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखा गया, कब से, 1984 से 2023 के बीच। ये क्यों क्वेश्चन आया है, इसरो का एक रिपोर्ट आया है हाल ही में, इसरो ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें कैसे किया है, लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेज कवर किया है, लंबे समय तक सैटेलाइट से इमेज कवर किया है और उसी में देखा है कि वृद्धि हुआ है। तो 1984 से 2023 तक के बीच में कितना वृद्धि हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, 27% की वृद्धि हुआ है, 27% की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे हमारे यहाँ के हिमालय के जितने भी बर्फ़ हैं वो पिघल रहे हैं, या तो बर्फ़ ही टूट के गिर जा रहे हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो इससे कई प्रकार के डैम भी वर्गीकृत किया गया है। ग्लेशियर लेक्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है ग्लेशियर लेक्स को 4 भागों में। कैसे, मीरेन डैम्स, आइस डैम्स, इरोजन डैम्स, और चौथा कौन सा है आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में सर्च करके। कुछ आप भी बताइए।
जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना हम बता ही दे रहे हैं, कुछ आप भी मेहनत कीजिए इसलिए छोड़ देते हैं कुछ आप पर भी। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का इसका खतरा बढ़ेगा, ठीक है। ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि बाढ़ का खतरा इससे बढ़ेगा, ये इससे जाहिर होता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आज से एक नया चीज़ जारी किया है कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए कितना स्टार इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। कितना स्टार इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 स्टार में इसको लेकर चलिए। ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा कि 27% ही वृद्धि हुआ है, लेकिन ये जो इसरो का जो ये डेटा आया है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना पूरी बनती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस और हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। भले इसे राजनीतिक कोई पार्टियां या राजनीति द्वारा इसे कोई विशेष महत्व ना दिया जाता हो, लेकिन ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। तो चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ग्लेशियर लेक्स में सिर्फ पानी का ही तालाब नहीं होता है। देखिए, इस तरह के बड़े बड़े लेक्स में आपको क्या दिखेंगे, बर्फ़ का टुकड़ा भी दिखेंगे इस तरह का, ठीक है। तो इसीलिए ग्लेशियर लेक्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप बताइएगा, मैंने बताया मेगन डैम्स, आइस डैम्स, इरोजन डैम्स। देखिए, जैसे ये आइस डैम्स है, बर्फ़ का बड़े बड़े टुकड़ा ही यहाँ से टूट कर सीधे हिमालय से और यहाँ के तालाब में जमा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौसेना के जहाज़ ने यूनाइटेड किंगडम के लिटोरल रिस्पॉन्स साउथ ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो ये सीधा सीधा आंसर है, किसने? INS सह्याद्री ने, INS सह्याद्री ने। यह तीसरा स्वदेशी डिजाइन किया हुआ और बना हुआ है प्रोजेक्ट 17 के तहत, भारत के प्रोजेक्ट 17 के तहत यह तीसरा स्वदेशी बना हुआ है जहाज़, ठीक है, तीसरा है। तो पहला दूसरा कौन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और इसे बनाया कौन है? मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में है, ठीक है। इसे 2012 में ही इंडियन नेवी के लिए कमीशन कर दिया गया था, 2012 से ही इंडियन नेवी में कार्यरत है। आप कमेंट में बताइए चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? चलिए हम बता देते हैं, राधा कृष्ण हरि कुमार हैं। राधा कृष्ण हरि कुमार हैं, ठीक है। तो आप इसको हरे राधा कृष्ण नाम से भी याद रख सकते हैं। अभी राधा कृष्ण हरि कुमार हैं अभी चीफ ऑफ नवल स्टाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम 3 स्टार देते हैं, ठीक है। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ADB के द्वारा क्लाइमेट एक्शन के लिए अपनी खुद की संसाधनों से 2023 में कितनी अमेरिकी डॉलर का वायदा किया गया था? किस लिए? हेल्प एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एशिया पैसिफिक क्षेत्र को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए बढ़ावा देने हेतु ADB के द्वारा क्लाइमेट एक्शन के लिए खुद के संसाधनों से यानी अपने पास से कितना बिलियन डॉलर देने का वायदा किया गया था? तो सही उत्तर क्या है? 9.8 बिलियन, ठीक है, दिया गया है। अब यह क्यों है? क्योंकि ADB का वार्षिक रिपोर्ट एक जारी हुआ है हाल ही में। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि यह क्यों है। देखिए बैकग्राउंड क्या है कि ADB ने नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब एक स्थापित किया था एशिया के लिए और पैसिफिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया था। कब किया था? दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में। ये दिसंबर 2023 में क्यों, कहाँ किया था जारी? UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के लिए जो COP28 हुआ था। कहाँ हुआ था COP28? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP28 का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। UNFCCC के द्वारा कराया जाता है 27, 28, अब 29 कहाँ हो गया है बताइएगा। तो COP28 दुबई में हुआ था, उसी में ADB ने नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब लॉन्च किया था। इसका एम क्या था? $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का, इसका इन्वेस्टमेंट लाने का इसका लक्ष्य था नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को शामिल करने के लिए, नेचर, ठीक है, प्रकृति से संबंधित, जिसमें से ADB ने खुद से $100 बिलियन देने का वायदा किया था इस वित्त में। इसी वित्त में 2 बिलियन के लक्ष्य में, उसी में से अभी कितना 9.8 बिलियन ने 2023 में दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको 4 स्टार देते हैं, इसलिए 4 स्टार देते हैं कि इससे संबंधित जितना हमने फैक्ट्स भी यहाँ पे बताया उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टच करेंगे, इसलिए 4 स्टार देते हैं। जरूरी नहीं कि यही $9.8 बिलियन वाला टच कर जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे पहले ही आ गया, आप देख ही लिए। तो चलिए HDFC लाइफ ने क्या है,
किस कंपनी ने पीएलएस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप किया है? तो किसने? एचडीएफसी लाइफ ने किया है। किसके साथ? PFPDL कंपनी के साथ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे 2 स्टार ही हम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, इरिक्सन इंडिया और किस संस्थान के बीच मोबाइल वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 साल की साझेदारी की गई है? इरिक्सन इंडिया और किसके बीच हुआ है? तो सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच। सीधा फैक्ट है, इसे 2 स्टार ही देते हैं हम। और चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस इंटरनेशनल विश्व कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? किस भारतीय खिलाड़ी को राजदूत, एम्बेसडर यानी राजदूत बनाया गया है? किसके लिए? विश्व कप 2024 हो रहा है T20 का। ये कहाँ हो रहा है आप हमें बताइए? USA में और वेस्ट इंडीज़ 2 देशों में होगा। कब से होगा? 1 से लेकर 29 जून 2024 तक ये होना है T20 मेंस वर्ल्ड कप। तो इसी में किस क्रिकेटर को एम्बेसडर यानी राजदूत बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है। युवराज सिंह को बनाया गया है। इसे 3 स्टार में हम रखते हैं, क्योंकि T20 से संबंधित कोई ना क्वेश्चन आएगा तो ये उसमें इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, क्योंकि एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह को। ठीक है। तो अच्छा, साना मीरा हैं, वो पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। साना मीरा, साना महिला खिलाड़ी हैं, साना मीरा। इन्हें भी राजदूत बनाया गया है। किसके लिए? महिला T20 जो अभी अबू धाबी में हो रहा है, यानी कि चालू है। कब से चालू है? 25 अप्रैल से ही चालू है। 25 अप्रैल से चालू है और लास्ट होगा 7 मई को। 7 मई को लास्ट होगा। तो इसके लिए साना मीरा को राजदूत बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। अभी इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, यह भी इसके चेयरमैन हैं। तो इससे इतनी जानकारी आपको मिल गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेप्टिस फिलायरा, जिसे लॉन्ग स्ट्रीक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, को किस प्रदेश के टेले वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजा गया है? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इसमें नेप्टिस फिलायरा जो भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार पाया गया है। या ऐसे तो यह कई जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, यह कई जगहों पे पाया जाता है, या पूरे ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसके साथ ही ईस्टर्न साइबेरिया हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, साउथ ईस्ट चाइना हो गया, उसमें ही पाया जाता है। लेकिन भारत में यह पहली बार, फर्स्ट टाइम पाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम 4 स्टार दे रहे हैं। और सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। इसको आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है तो इसको 5 स्टार में आप रखिए। आप अपना जो नोट्स बनाते हैं उसमें इसको जरूर डालिएगा। उसमें 2 चीज़ नोट्स में बनाइएगा। टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें क्या पाया गया है? नेप्टिस फिलायरा, एक प्रकार की तितली है। ठीक है, क्या है? देखिए, एक प्रकार की तितली है। इसके भूरा होते हैं ऊपर से ब्लैक, और अंदर से पीला टाइप के इसके पंख होते हैं। इसकी विशेषता ये है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सेन रॉबर्ट्स वाटसन ने किस नई किताब का शुभारंभ किया है? यानी कि इसमें से जो किताब है वो किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो सही उत्तर है विजेता की मानसिकता। विजेता की मानसिकता किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट्स वाटसन के द्वारा। रॉबर्ट्स वाटसन आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। वनडे में ये 2007 से 15 तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले हैं। सेन रॉबर्ट्स वाटसन, विजेता की मानसिकता इस किताब का नाम है। आप याद रखिएगा। 2 स्टार इसको भी देते हैं, इसलिए कि किताब से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेकिन चूंकि ये विदेशी खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको हम 3 स्टार नहीं दिए हैं। अगर ये किसी इंडियन क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया होता तो इसे हम कम से कम 3 स्टार में जरूर रखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका डिटेल हमने किया था फर्स्ट टाइम में ही, तो आप सबको पता है अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इसको 3 स्टार में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंगजोम युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? कोंगजोम युद्ध स्मारक, देखिए इसको हमने रखा है 4 स्टार में। कहाँ स्थित है? ये कोंगजोम मणिपुर में है। हमने 4 स्टार क्यों रखा है? अब आपको आंसर से पता हो गया होगा। मणिपुर हाल ही में बहुत विवादित क्षेत्र रह रहा है। कारण इसका क्या है? वहाँ हिंसा है 2 ग्रुप में। किसके किसके? मैती और किसके बीच में है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में गूगल सर्च करके। ये तो न्यूज़ बहुत रहा है कि कौन से 2 समुदाय के बीच में वहाँ हिंसा फैला हुआ है।
भले ही आपको न्यूज़ में न देखे, टीवी में न देखे, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। बीजेपी की वहाँ सरकार है, जिसके कारण हो सकता है कि अपने छवि को ख़राब करने के लिए, आप गोदी मीडिया नाम सुने होंगे, तो छवि ख़राब ना हो उनकी। बीजेपी की सरकार है केंद्र में और वहाँ राज्य में भी है, तो उनकी छवि ख़राब ना हो इसलिए मीडिया इसे कम दिखाती है। लेकिन वहाँ बहुत भयंकर हिंसा जारी है दो समुदायों के बीच में। किसके किसके बीच जारी है, कौन से समुदाय के बीच, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को मैंने 4 स्टार रखा है, क्योंकि अभी भी वहाँ हिंसा जारी है। और ये युद्ध स्मारक किस लिए है, वहाँ पे कोंगजुम डे मनाया जाता है। कब, 23 अप्रैल को। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 23 अप्रैल को ये छूट गया तो इसका अगर इम्पोर्टेंट है तो बाद में भी हम जिक्र करते हैं। मान लीजिए 23 अप्रैल में हमने ये कोंगजुम डे कब मनाया जाता है नहीं अगर बताया है और इम्पोर्टेंट लगा तो हमने आपको बाद में भी इसे लाया, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हो सकता है तो इसको आप 5 स्टार में अपने नोट्स में जरूर डालिए और इससे संबंधित और चीज़ों को आप पढ़िए, क्योंकि मणिपुर हिंसा के कारण यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1891 में हिस्ट्री क्या है कि 1891 में वहाँ एंग्लो और मणिपुर के बीच में, एंग्लो यानी कि क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, और वहाँ के जो किंगडम ऑफ मणिपुर था, मणिपुर के जो राजा, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था भयंकर। बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे। अभी भी इसी प्रकार का हो रहा है। दो समुदाय के बीच में झड़प होने के कारण बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। महिलाओं की वहाँ पे बहुत सारे कई तरह की बर्बरता महिलाओं के साथ देखी जा रही है। ठीक है, तो उसमें मणिपुर के राज्यपाल और मणिपुर के सीएम शामिल हुए थे। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, चलिए बता देते हैं, अनुसुईया यूके। अनुसुईया यूके ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। और वहाँ के सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत विवाद में रहे हैं, बीजेपी तरफ से हैं तो बहुत विवादित रहे हैं। मणिपुर में हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, इसके बाद भी बीजेपी कोई उन पर एक्शन नहीं ले रही है, तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हो सकता है तो आप इसे 5 स्टार में शामिल कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। और अभी तक आप हमारे चैनल पर यदि बने हुए हैं, इसका मतलब आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके लिए बेनिफिट है, कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कुछ विशेष सुझाव देना हो तो आप Gmail ID पर भी दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।